नमस्कार किसान भाइयों, एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, पिछले दिनों हमने मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया और आपने भी तिल और गुड़ के लड्डू खाए और खिलाए होंगे। आखिर इसका स्वाद ही ऐसा है कि हर किसी की जुबान पर पानी आ जाता है। वैसे भारत तीज त्योहारों का देश है, जहां पर मीठा खाने खिलाने के बहाने ढूंढने नहीं पड़ते हैं और पूरी दुनिया में भारत में ही सबसे ज़्यादा मीठे का इस्तेमाल किया जाता है। जब बात मिठास की निकली है तो इसके स्रोत यानी गन्ने का जिक्र हम ज़रूर करना चाहेंगे। गन्ना भारत की एक नकदी फसल है और गन्ने का जिक्र पुराणों में इक्षु रस के रूप में भी मिलता है। हमारे कई किसान भाई गन्ने की खेती से ही नहीं बल्कि इसके सह उत्पाद के व्यवसाय से जुड़कर भी लाखों करोड़ों रुपया कमाते हैं। तो जो किसान भाई बसंत ऋतु में गन्ने की फसल लेने की तैयारी कर रहे हैं वो हमारा आज का कार्यक्रम ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि गन्ने की फसल में आप उर्वरक प्रबंधन कैसे करें। इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि कपास की खेती अगर आप ले रहे हैं तो इन दिनों आपको क्या सामयिक कार्य करने हैं। लेकिन सबसे पहले जी हाँ, हमेशा की तरह वक्त है खबरें खेती की और मंडी भाव का। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं कृषि की खास खबरों पर। किसानों को कर्ज पर 60 दिन का ब्याज माफ। मध्य प्रदेश में 115 लाख हेक्टेयर में बुआई। किसानों को एक फोन पर मिलेगा ट्रैक्टर। आय दोगुनी करने में मत्स्य विभाग की भूमिका। कृषि वैज्ञानिकों की सलाह। नोटबंदी के प्रभाव को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी घोषणाएं की हैं। श्री मोदी ने घोषणा की है कि जिन किसानों ने रबी की फसल के लिए जिला सहकारी बैंकों से और प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों से कर्ज लिया है, उन्हें ऐसे कर्ज पर 1 जनवरी से 60 दिन के ब्याज का भुगतान नहीं करना होगा। साथ ही जिन लोगों ने नवंबर और दिसंबर 2016 के लिए ब्याज का भुगतान कर दिया है, सरकार उन्हें पैसे वापस करेगी। 2016-17 वित्त वर्ष में केंद्र सरकार ने 9 लाख करोड़ रुपए कृषि ऋण दिए जाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का अधिकतम हिस्सा है। मध्य प्रदेश कृषि विभाग के मुताबिक अब तक रबी फसलों की बोनी 115 लाख हेक्टेयर में कर ली गई है, जो लक्ष्य के विरुद्ध 98% है। गत वर्ष इस समय तक 95.27 लाख हेक्टेयर में रबी फसलें बोई गई थी। प्रदेश में इस वर्ष गत वर्ष की तुलना में समस्त रबी फसलों का रकबा बढ़ा है तथा उत्पादन भी बेहतर होने का अनुमान लगाया जा रहा है। प्रदेश में रबी की प्रमुख फसल गेहूं की बोनी 59.94 लाख हेक्टेयर में कर ली गई है। राज्य में चने की बोनी लक्ष्य से अधिक 32.51 लाख हेक्टेयर में। प्रदेश में अब तक कुल अनाज फसलें 61.38 लाख हेक्टेयर में, दलहनी फसलें 43.89 लाख हेक्टेयर में एवं तिलहनी फसलें 8.84 लाख हेक्टेयर में बोई गई हैं। खेती में धन, श्रम और समय की बचत के लिए कृषि यंत्रीकरण अति आवश्यक है। छोटे किसानों तक यंत्रीकरण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मध्य प्रदेश में कस्टम हायरिंग सेंटर के माध्यम से किराए पर ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्र दिए जा रहे हैं। इसी कड़ी को और मजबूत कर आगे बढ़ाते हुए कृषि अभियांत्रिकी विभाग ने ई किसान साथी योजना के माध्यम से किसानों को कृषि यंत्र किराए पर उपलब्ध कराने का बीड़ा उठाया है, जिसका शुभारंभ गत दिनों मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री श्री गौरी शंकर बिसेन की उपस्थिति में हुआ। इस अवसर पर महिंद्रा एंड महिंद्रा तथा टैफे ट्रैक्टर कंपनियों के साथ राज्य सरकार ने MOU साइन किया है। इसके जरिए अब प्रदेश के किसानों को एक फ़ोन कॉल पर खेती किसानी के लिए ट्रैक्टर, कृषि यंत्र किराए पर उपलब्ध हो सकेंगे। प्रदेश स्तरीय समीक्षा बैठक में मध्य प्रदेश मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास मंत्री श्री अंतर सिंह आर्य ने कहा कि 5 वर्ष में कृषि की आय दोगुनी करने में मत्स्य विभाग भी अहम भूमिका निभाएगा। श्री आर्य ने कहा कि मत्स्य पालन कृषकों की आय का अच्छा स्रोत है। सभी अधिकारी अपने अपने क्षेत्र के अधिकतम तालाबों को चिन्हित कर मत्स्य पालन के लिए कृषकों को प्रोत्साहित करें। और अब कृषि वैज्ञानिकों की सलाह। चने के खेत में टी आकार की खूंटियां लगाएं ताकि पक्षी उस पर बैठ सकें। रबी फसलों को पाले से बचाने के लिए खेत के कोनों में धुआं करें। मिट्टी परीक्षण कराया है तो ज़रूरत के मुताबिक पोषक तत्वों की पूर्ति करें। किसान भाइयों, खबरें खेती में बस इतना ही। अब आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
सबसे पहले जानते हैं धान के प्रति क्विंटल भाव। बालाघाट में न्यूनतम 1,397 रुपए और अधिकतम 1,484 रुपए। इटारसी में न्यूनतम 2,450 रुपए और अधिकतम 3,301 रुपए। सतना में न्यूनतम 1,100 रुपए और अधिकतम 1,269 रुपए और नरसिंहपुर में न्यूनतम 1,470 रुपए और अधिकतम भाव भी 1,470 रुपए रहा। इसके बाद जानते हैं गेहूं के प्रति क्विंटल भाव। अजयगढ़ में न्यूनतम 1,750 रुपए और अधिकतम 1,800 रुपए। भिंड में न्यूनतम 1,600 रुपए और अधिकतम 1,700 रुपए। गुना में न्यूनतम 1,800 रुपए और अधिकतम 2,350 रुपए और कटनी में न्यूनतम 1,740 रुपए और अधिकतम 1,835 रुपए रहा। अंत में जानते हैं सरसों के प्रति क्विंटल भाव। मंदसौर में न्यूनतम 3,390 रुपए और अधिकतम 3,700 रुपए। श्योपुर कला में न्यूनतम 2,500 रुपए और अधिकतम 3,700 रुपए। निवाड़ी में न्यूनतम 3,450 रुपए और अधिकतम 3,500 रुपए और जबलपुर में न्यूनतम 3,175 रुपए और अधिकतम भाव भी 3,175 रुपए रहा। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। तो किसान भाइयों, जैसा कि मैंने शुरू में जिक्र किया था कि हमारे देश में मिठास की गंगोत्री गन्ने से निकलती है। गन्ने की फसल बहुत लाभदायक होती है किसान भाइयों के लिए। अगर आप 1 एकड़ में गन्ने की फसल ले रहे हैं तो आप लखपति तक बन सकते हैं। जी हाँ, कैसे, वो हम आपको इस कार्यक्रम में बताएंगे और साथ साथ ये भी बताएंगे कि गन्ने की फसल लेते समय आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए, आप इसमें उर्वरक प्रबंधन कैसे करें ताकि जो गन्ना ऊर्जा, शक्ति, कैलोरी का प्रतीक माना जाता है उसका पोषक तत्व बना रहे, बरकरार रहे। और इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर साधुराम शर्मा जी, जो कि गन्ना विशेषज्ञ हैं, पूर्व गन्ना आयुक्त हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन गन्ने की तमाम तकनीकों की जानकारी जुटाने में समर्पित किया। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में आप शामिल हुए। और सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को सर यही बताइए कि जो अभी खेतों में गन्ने की फसल खड़ी है या जो किसान भाई उसकी बोने की तैयारी करें बसंत ऋतु में, उनको क्या सावधानी रखना चाहिए? गन्ने के बोने का सबसे अच्छा समय तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर है और सही मायने में इस समय लगाई गई फसल और होली के आसपास लगाई, यानी दिवाली के पहले लगाई गई फसल, होली के आसपास लगाई गई फसल से हमेशा 40% ज़्यादा उपज देती है। अच्छा। लेकिन जिन लोगों ने उस समय फसल लगाई होगी, उनकी किसानों की खेतों में फसल खड़ी है, इस समय कल्ले फूट रहे हैं। उर्वरक प्रबंधन खूब करें, पानी का प्रबंध बहुत अच्छा रखें। 86-032 एक बहुत बढ़िया जाति है जो गुड़ वाले किसानों के लिए और शक्कर वाले किसानों के लिए, दोनों के लिए बहुत अच्छी है। इसके बाद को 238 और को 239, ये 2 जातियाँ ऐसी हैं जिन्होंने कि उत्तर प्रदेश की शक्कर उत्पादन की छवि को बदल दिया है। VSI 3102 एक बहुत अच्छी जाति है, बहुत बढ़िया मध्य प्रदेश के अंदर उत्पादन दे रही है। और 2 जातियां अभी नई नई आई हैं, एक है वसंत दादा शुगर की ही वैरायटी 8005 और एक को महाराष्ट्र 10,001। ये दोनों जातियां बहुत ही बढ़िया किसान पसंद कर रहे हैं। इन दिनों एक नई पद्धति के जरिए अगर किसान भाई गन्ने की फसल बोते हैं तो वो क्या है और इसके साथ साथ बीजोपचार कैसे किया जाना चाहिए? वो 1 आंख का टुकड़ा लगा सकते हैं आप, 2 आंख के टुकड़े लगा सकते हैं और इसको पोली ट्रे में अगर आप लगाएं या पोली बैग में आप लगाएं
तो ये जो ठंड का मौसम चल रहा है, इस समय अगर अपन लगा लें और उस समय अगर अपन खेत में लगाएं तो 1 महीना अपना बच सकता है। अखिल भारतीय गन्ना संस्थान लखनऊ ने एक बहुत अच्छी पद्धति निकाली है, उसको केन नोड मेथड कहते हैं। 1 भाग गोबर, 2 भाग गोमूत्र और 4 भाग पानी, इसमें उसको उपचार कर लीजिए 15-20 मिनट, एक आंख के टुकड़ों को, और उसको बाद में इकट्ठा करके चारों तरफ उस पर गोबर की जैसे छाप लगाते हैं, ऐसी छाप लगा के पत्तियां अगर ढक दीजिए उसको, और 15 दिन तक रखे रहने दीजिए। आप देखेंगे कि ये सारी जितनी भी 1 आंख के टुकड़े हैं वो सब जर्मिनेट हो जाएंगे, और वो जर्मिनेट के जो आंखें फूल जाएंगी, बड़ी बड़ी हो जाएंगी। बस वो एक बात है कि आपके ये हर आंख जो आप लगाएंगे वो उगेगी। अच्छा। और आप 4 फीट से नीचे कभी गन्ना बोना मत, और 4 फीट से जो नालियाँ निकलेंगी उसके अंदर आप इनको 1 से 1.5 फीट की दूरी पर बोएंगे तो आपको बहुत अच्छा असर मिलेगा। अब लगे आज जो सबसे हमारा आज का महत्वपूर्ण विषय है कि उर्वरकों का कैसे इस्तेमाल हो, जैविक कर रहे हैं, अगर कोई रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल कर रहा है तो कितना करना चाहिए, कौन सा करना चाहिए? जैविक खाद का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। जैविक खाद का प्रयोग इसलिए करना चाहिए कि हमारे पूरे मध्य प्रदेश में इसकी जो जीवांश पदार्थ है वो 0.5% से नीचे जा रहा है। 5% से नीचे अगर जाएगा तो इसका मतलब यह है कि आपका कोई भी उर्वरक दिया हुआ उसका असर नहीं आएगा। इसलिए हरी खाद दीजिए, अगर दे सकते हैं तो। कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट है, इसका प्रयोग अवश्य कीजिए। इसके बाद जो किसान फैक्ट्री जोन में रह रहे हैं वो उनको प्रेस मड वहाँ से बहुत आसान किस्तों में, या कई फैक्ट्रियाँ तो फ्री दे रही हैं, तो वो प्रेस मड 4 टन प्रति हेक्टर और बगास की जो राख है वो 2 टन प्रति हेक्टर, इसको मिलाकर, ये बात ज़रूर है कि प्रेस मड को आप थोड़ा सा पका लें, मतलब इस साल का प्रेस मड अगले साल इस्तेमाल करें, और इसको दीजिए, ये जैविक खाद बहुत अच्छा बन जाएगा। इसके बाद आती है बात रासायनिक खाद की। अगर रासायनिक खाद देना है तो उसमें 3 तत्व है, एक नत्रजन, एक स्फुर और एक पोटाश। तो स्फुर की पूरी मात्रा यानी 80 किलो स्फुर प्रति हेक्टर, ये 500 किलो सुपर फास्फेट से मिल जाएगा। इसको बो दीजिए, माने बोने के पहले इसको बो दीजिए। ठीक है। और जो नत्रजन है उसको 4 भाग में बांट के देना है आप। एक बोते समय, एक जब अंकुरण हो उसके पहले, ठीक है, और एक मट्टी चढ़ाते समय, एक भारी मट्टी चढ़ाते समय। अच्छा। और इसी तरीके से आपको म्यूरेट ऑफ पोटाश जो है वो 3 भागों में बांट के देना है। तो वो भी इसी तरीके से 1/3 बोते समय, 1/3 कल्ले फोड़ने के पहले, और 1/3 मट्टी चढ़ाने वक्त। बिल्कुल डॉक्टर साहब, और अब हम चाहेंगे कि जो किसान भाई 1 एकड़ या जो आप जिक्र कर रहे थे कि कैसे लखपति बन सकते हैं गन्ने की फसल बोकर, हम चाहेंगे कि विस्तार से आप बताएं। इसमें मैंने 200 से लगा के 600 कुंटल प्रति हेक्टर तक का जो है वो यील्ड बताई है। तो अगर 200 कुंटल से 600 कुंटल तक की यील्ड आप देखें तो जो 200 कुंटल किसान ले रहा है वो मुनाफा नहीं पाएगा। अच्छा। और जो 600 कुंटल ले रहा है वो 1.5 लाख रुपया लेगा, क्योंकि अगर मैं 250 रुपये कुंटल, जो इस समय गन्ने का भाव, अभी गन्ने का भाव तो वैसे 290 और 300 तक दे रही है फैक्ट्रियाँ, अगर उससे तो देखें तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन 230 जो गवर्नमेंट का रेट है उसके ऊपर में 20 रुपये लगा के 250 के भाव में आपको बता रहा हूँ। तो ये जो मतलब आप देखिए कि 200, ये जो मतलब 200 कुंटल, 300 कुंटल, 400 कुंटल, 500 कुंटल, 600 कुंटल, तो इसके अंदर जब तक आप 400 कुंटल प्रति एकड़ कम से कम अगर आप नहीं लेंगे तब तक आपको मज़ा नहीं आएगा। यानी अगर 400 कुंटल ले लिया तो आपको 1 लाख वैसे ही मिल गया, और अगर कहीं इसमें अंतर्वर्ती फसलें आपने ले ली तो आप समझ लीजिएगा आपको 1.25 लाख 1.5 लाख रुपया 1 एकड़ से आप प्राप्त कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ इस चर्चा में शामिल और इतनी अमूल्य जानकारी आपने हमारे किसान भाइयों को दी। किसानों के हित में बड़ा कदम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक उपज। सिंचाई के सही तरीकों और जल संरक्षण की नई तकनीकों के साथ बढ़ेगा जमीन का जल स्तर।
जिला स्तर पर होंगी सिंचाई योजनाएं। असिंचित क्षेत्रों तक पानी पहुंचाकर बढ़ेगा उत्पादन। भारत सरकार की विशाल योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। क्या है फसलों का ताजा हाल, कैसे हो इनकी सही देखभाल, बीज और खाद की कैसे हो सही पहचान। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। और चलिए किसान भाइयों, अब बात सफ़ेद सोने की करते हैं। चौंक गए आप? जी हाँ, मैंने सफ़ेद सोना ही कहा है। आप कहेंगे कि सोना तो पीला होता है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कपास की। जी हाँ, हमारे मध्य प्रदेश में किसान भाई कपास की बम्पर पैदावार लेते हैं और दूसरे देशों में भी कपास का निर्यात किया जाता है। और इस वक्त कपास की फसल जो किसान भाई ले रहे हैं, उन्हें क्या सावधानियां रखनी है, आगे के लिए उन्हें क्या ध्यान रखना है, यानी कपास की फसल में आपके सामयिक कार्य क्या हैं, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर सतीश परसाई जी, जो कि कृषि वैज्ञानिक हैं कृषि महाविद्यालय खंडवा में। माहो, जिसे किसान भाई अच्छी तरह से जानते हैं, माहो जो है हल्के भूरे रंग का होता है और काफ़ी सुस्त प्रकृति का कीट होता है। सामान्य रूप से पत्तियों की निचली सतह पर ये चिपका हुआ दिखाई देता है और वहाँ से ये रसपान करता है। तो एक इस कीट के आने की संभावना है। दूसरा, सफ़ेद मक्खी नामक कीट जो है वो भी, उसका प्रकोप भी इस समय दिखाई दे सकता है। हरा मच्छर दिखाई दे सकता है जो हरे रंग का होता है और बड़े चंचल प्रकृति के ये दोनों कीट हैं, सफ़ेद मक्खी और फुदका या हरा मच्छर जिसे हम कहते हैं। तो ये 3 कीड़े और इनके अलावा तेला नामक कीट भी जो है इस समय दिखाई दे सकता है। तो ये 3-4 प्रकार की कीट समस्याएं जो हैं इस समय कपास की फसल में आ सकती है और ये फूलों से और पत्तियों से और फूल पुड़ियों से और जो घेंटे हरे बन रहे हैं उससे ये रसपान करके ये सारे कीट जो हैं नुकसान पहुंचाते हैं और इसके कारण जो है पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और मुरझा करके लाल भूरे रंग की हो जाती हैं। सामान्य रूप से ये कीट जो हैं परिमाणात्मक रूप से तो नुकसान पहुंचाते ही हैं, साथ साथ ही ये जो कपास है उसकी गुणवत्ता जो है उसको भी प्रभावित करते हैं। विशेष रूप से माहो जो कीट की मैंने बात की, या मतकुण जो है वो भी आपका घेटो अवस्था में काफ़ी अधिक दिखाई देता है। तो ये कीट जब घेटों से रसपान करते हैं तो कपास की गुणवत्ता पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है। उपज कम मिलती है और उपज के साथ साथ ही हमें गुणवत्ता जो है वो कम गुणवत्ता का कपास मिलता है। इन रस चूषक कीटों के नियंत्रण के लिए किसान भाई सामान्य रूप से हम सर्वांगी कीटनाशक रसायनों के उपयोग की अनुशंसा करते हैं। तो कीट की समस्या को ध्यान में रखते हुए इन सर्वांगी कीटनाशकों में इमिडाक्लोपिड, थायोमेथेक्साम या एसिटामिप्रिड, ये 3 दवाएं जो हैं सामान्य रूप से हम अनुशंसा करते हैं 5 से 7 ग्राम प्रति पंप इस अनुपात में ये घोल करके और छिड़काव करने की। तो ये दवाएं की जा सकती हैं। सफ़ेद मक्खी यदि अधिक दिखाई दे रही है तो ऐसी स्थिति में हम ट्राइजोफास या डाइफेंथ्यूरान नाम की दवाएं जो हैं सामान्य रूप से अनुशंसा करते हैं। ट्राइजोफास करीब 15 ग्राम प्रति पंप इस अनुपात में लेकर के छिड़काव की अनुशंसा करते हैं और इसी प्रकार से डाइफेंथ्यूरान करीब 10 ग्राम प्रति पंप के मान से ये छिड़काव करने की अनुशंसा करते हैं। ये तो हुई रस चूसने वाले कीड़ों की बात। इसके बाद जो एक और कीड़ा जो हमारे क्षेत्र में पिछले वर्ष से दिखना शुरू हुआ है वो गुलाबी डेंडू छेदक। हालांकि किसान भाई पूरे प्रदेश में बीटी कपास लगाते हैं, लेकिन बीटी की फसल होने के बाद भी पिछले वर्ष से गुलाबी इल्ली का प्रकोप भी हमारे खेतों में दिखाई देना शुरू हुआ है और इसमें इस वर्ष जो है बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। तो इसके लिए भी सतर्क या सचेत रहने की आवश्यकता है। किसान भाई इसके लिए फेरोमोन प्रपंच और प्रकाश प्रपंच जो है खेतों में स्थापित करें। प्रकाश प्रपंच से इसकी पंखियां जो हैं एकत्रित होकर के नष्ट करने का मौका मिलेगा। उसी प्रकार से
फेरोमोन प्रपंच यदि किसान भाई लगाएंगे तो नर पंखियों को इकट्ठा करके और उनके नियंत्रण की संभावना बनेगी। यदि ये कीट अधिक संख्या में दिखाई देता है तो ऐसी स्थिति में किसान भाई जो है कीटनाशक रसायन जो है इमामेक्टिन बेंजोएट नाम का कीटनाशक जो है 5 से 7 ग्राम प्रति पंप इस अनुपात में लेकर के और छिड़काव की व्यवस्था करें। जहाँ तक गुलाबी इल्ली का प्रकोप अधिक ना बढ़े आगे आने वाले वर्षों में, इसके लिए भी मैं किसान भाइयों को विशेष रूप से सतर्क करना चाहूँगा। सामान्य रूप से हमारे किसान जो हैं मई से कपास लगा देते हैं और मार्च तक या होली के बाद तक किसान भाई कपास अपने खेतों में लगाए रखते हैं। तो किसान भाइयों से ये निवेदन है मेरा कि कपास सही समय पर उसकी फसल जो है वो समाप्त करें और फसल समाप्त करने के बाद किसान भाई चुनाई तो कर लेते हैं, लेकिन जो फसल के ठूंठ बच जाते हैं वो खेतों में खड़े रहते हैं। तो इन्हें भी तुरंत इकट्ठा करके एकत्रित करके नष्ट करने का काम करें। यदि ठूंठ आपके खेतों में खड़े रहे तो ये ठूंठ के माध्यम से कीट जो है वो अगले वर्ष प्रसारित होने की संभावना रहेगी। तो ये विशेष रूप से कुछ सावधानियां रखें जिससे कि ये कीट का प्रकोप आगे आने वाले वर्षों में कुछ उसमें बढ़ोतरी ना हो, उसमें रोक लगे। इसके बाद में जहाँ तक चुनाई और भंडारण का काम हमारे किसान भाई कर रहे हैं उसमें कुछ सावधानी लेने की आवश्यकता है। सामान्य रूप से ठंड का मौसम इस समय चल रहा है और जैसा मैंने बताया कि नमी बादल युक्त मौसम है, साथ ही साथ ओस भी पड़ रही है। तो ऐसी यदि स्थिति है, ओस सुबह पड़ रही है, तो ऐसी स्थिति में कपास की चुनाई ना करें। कपास की चुनाई के उपरांत जो है उसको किसी तिरपाल पर या साफ कपड़े पर इकट्ठा करके जो है एकत्रित करें। इसी प्रकार से एक सावधानी उन्हें ये भी लेना है कि जो पत्तियां या घेटे जो हैं वो आ जाते हैं तो उनको सावधानी से चुनाई करें, तो जिससे सूखी पत्तियां उसमें कपास में चुनाई में ना आ सकें। और अध खिले, अध पके और कीट प्रकोपित जो घेंटे हैं उनकी चुनाई अलग से करें। ये विशेष रूप से कुछ चुनाई की सावधानियां हैं। इसी प्रकार से सुखाने के उपरांत भंडारण करें, ये विशेष रूप से सावधानी रखने की आवश्यकता है। ये बदलाव क्या है? बदलाव से हुआ क्या है? भैया ये बड़े काम की चीज है। जब जब बदलाव आया है अपने संग खुशहाली लाया है। इंसान की सोच में अगर बदलाव आ जाए तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। अब ये बदलाव फिर आ रहा है और इस बार ये देश के हर हिस्से की सूरत को बदल के रहेगा। हर सूरत की मुस्कान में वो आपको दिखाई देगा, क्योंकि जब जब बदलाव आया है वो अपने साथ खुशहाली लाया है। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं। दूरदर्शन किसान, एक नया चैनल जहां बातें होंगी बदलाव की और आपके कल की बेहतर शुरुआत की। छेड़ो बातें बदलाव की। कैसे पाएं अच्छी पैदावार? खाली पड़े हैं खेत, उस समय हम नमूने, मिट्टी के नमूने लेते हैं। कैसे रखें पशुओं का ख्याल? पशु बीमा बहुत जरूरी चीज है। कौन सी तकनीक रहेगी बेहतर? एक कॉल पर मिलेगी पूरी जानकारी। ये साहिवाल गाय कितना दूध दे देती है? देखिए हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मुद्दा किसान का। भारत में मौसम और मॉनसून मिलकर किसानों की तकदीर लिखते हैं। विषय संवाद का। कैपेसिटी नहीं है उसकी इतनी। मंथन विचारों का। किसी को खाता खोलने से मना नहीं किया जाता। देखिए वाद संवाद सोमवार से बुधवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। तो किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में हमने आपको जानकारी दी कि गन्ने की फसल में आप उर्वरक प्रबंधन कैसे कर सकते हैं और अंतर्वर्गीय फसल के साथ अगर आप गन्ने की फसल ले रहे हैं, इस सीज़न में आप
उड़द की फसल इसके साथ में ले सकते हैं, मूंग की फसल आप ले सकते हैं, तो आपका फ़ायदा जो है दोगुना हो जाएगा। और इसकी पोषक तत्व आपको कैसे बनाए रखने हैं ये भी हमने आपको आज बताया। इसके साथ साथ बताया कि कपास की फसल लेते वक्त आपके सामयिक कार्य क्या हैं और इन दिनों आपको कपास की फसल में क्या सावधानियां बरतनी है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारियां पसंद आई होंगी और इसी तरीके से हम आप तक हर बार कुछ नई जानकारियां पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।